हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। आज हम यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बाधक क्या है। बाधक यहाँ पर आपका भाग्यनाशा हो जाएगा और चिंता है। नकारात्मक मानसिक वृत्ति, यहाँ पर कहा गया है कि नेगेटिव मेंटल सेट, यदि आपने अपने माइंड में ये सेट कर लिया है कि आप नहीं कर पाएंगे तो उस चीज को आप नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा। जो बाधक है नेगेटिव मेंटल सेट है, एंजाइटी है और आपका फ्रस्ट्रेशन है, ये भी आप सभी का क्या है, बाधक है। लेकिन क्या नहीं है, सूझ। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। इसको सूझ कहे या अंतर्दृष्टि कहे, और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किससे संबंधित है, कोहलर से संबंधित है। और यह एक प्रकार की सूझ समस्या समाधान विधि है। ये क्या है, जो सूझ का सिद्धांत है, ये एक प्रकार की विधि है। किसी भी समस्या के आने के उपरांत आप सूझ से उसका हल निकाल सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवेग है। संवेग तो आप लोगों को पता है कि संवेग कितने होते हैं, 14 प्रकार के संवेग होते हैं। और ये 14 संवेग किससे संबंधित है, तो मैकडूगल से संबंधित है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर आपका आमोद हो जाएगा। जो आमोद है ये आपका एक प्रकार का संवेग है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि संवेग 14 प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि कौन सा संवेग है। अब यहाँ पर आमोद न देकर कुछ और दे दिया गया और आपको नहीं पता है तो आप टिक नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए। मैकडूगल द्वारा बताए गए 14 प्रकार के संवेग कौन कौन से हैं, जिसमें आप सभी का भय है, क्रोध है, घृणा है, वात्सल्य है मतलब प्रेम है, करुणा है, कामुकता है, आश्चर्य है, आत्महीनता है, आत्माभिमान है और एकाकीपन है, भूख है, अधिकार है, प्रतिभाव है, आमोद है। तो ये 14 प्रकार के संवेग है। किससे संबंधित है, तो मैकडूगल से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे आपका अब जो 2026 में एग्जाम हो उसमें भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, FIACS से कौन संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। फ्लेंडर संबंधित है। कौन संबंधित है, फ्लेंडर। इनके बारे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आपसे पूछा जाए FIACS का फुल फॉर्म क्या है, तो फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है। फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और किससे संबंधित है, नेड ए फ्लेंडर से संबंधित है। किससे संबंधित है, फ्लेंडर से संबंधित है, जिन्होंने सन 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की है। किस पर विकसित की है, तो शाब्दिक व्यवहार पर किया है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, शाब्दिक व्यवहार पर किया है, जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से करती है। फ्लेंडर ने किसके बारे में बात किया है, तो जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण है, इनको क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से करती है। तो आंसर आपने देखा है यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है, ये बताना है। क्या सही नहीं है, देखिए आप बच्चों को क्या कहेंगे कि यदि कोई बालक प्रश्न पूछ रहा है तो आप उसे प्रोत्साहित करेंगे। उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना बिल्कुल सही है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करे। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। बिल्कुल, यदि किसी बालक ने प्रश्न किया है तो आप उसका आंसर भी बताएंगे, उसको समझाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से होगा। हाँ और ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। प्रश्न कौशल में ये सही यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। एक बार यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो प्रश्न पूछने के उचित कौशल हैं, ये कौन कौन से हैं। बच्चे को प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही है। सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, विस्तृत सूचना प्राप्त करना। जैसे कि अभी आपको बताया है कि यदि कोई बालक प्रश्न पूछता है तो आप उसको विस्तार से बताएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से होगा, कैसे होगा।
आलोचनात्मक सजगता विकसित करना इत्यादि, ये सभी यहाँ पर आपके सही होंगे। तो ये जो 5 पॉइंट है ये प्रश्न कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? प्रक्षेपी तकनीकी यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो 5th का आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसमें कहा है? व्यक्तित्व मापन में कहा है। किसी भी व्यक्ति का, जो व्यक्ति की पर्सनालिटी है, इसका जो मेजरमेंट है किस प्रकार से किया जा सकता है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के द्वारा। और जो व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी तकनीक है, इसके अंतर्गत निम्न परीक्षण आते हैं। कौन कौन से परीक्षण हैं? तो पहला है आपका शब्द सहचर्य परीक्षण। किसमें आएगा? व्यक्तित्व में आएगा, व्यक्तित्व मापन में आएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। रोरसा मसी लक्ष्य परीक्षण, ये भी जो रोरसा परीक्षण ये किससे संबंधित है? तो व्यक्तित्व मापन से। अन्य मसी लक्ष्य परीक्षण, ये भी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो ये जो 4 परीक्षण है किससे संबंधित है? व्यक्तित्व मापन से संबंधित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अवलोकन, साक्षात्कार तथा जीवन इतिहास जो है ये आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है। निर्धारण मापनी परिसूची या प्रश्नावली, पारिस्थितिक परीक्षण व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है। वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आती है? निर्धारण मापनी है, परिसूची है और प्रश्नावली है। ये किससे संबंधित है? वस्तुनिष्ठ विधि से संबंधित है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उद्भवन। उसे क्या कहते हैं? उद्भवन कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका सही होगा उद्भवन। आंसर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, उद्भवन आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सृजनात्मक समस्या समाधान है कि वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? उद्भवन कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति सभी संबंधित सूचनाओं को क्या करता है? एकत्रित करने के बाद में सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है। जब सूचनाओं को एकत्रित कर लेता है तो इसके बाद में चेतन रूप से वो क्या करता है? चिंतन करना छोड़ देता है। इसको ही क्या कहते हैं? उद्भवन कहते हैं। अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता रहता है। उद्भवन काल में कोई नई सूचना या नया ज्ञान अथवा अनुभव स्मृति भंडार में जमा नहीं होता है। तो उद्भवन काल में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई भी नई सूचना हो, ज्ञान हो अथवा अनुभव हो, ये आपके स्मृति भंडार में जमा नहीं होता है। किसमें? उद्भवन काल में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 पॉइंट है, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई आपको पता होगा, यहाँ पर ध्वनिग्राम है। आंसर क्या होगा? यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है? ध्वनिग्राम, और इसको और क्या कहते हैं? स्वनिम भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं? स्वनिम भी कहते हैं। और इसमें अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे पा का कोई अर्थ है नहीं है, माँ का कोई अर्थ है नहीं है, ना का कोई अर्थ है नहीं है, बा का कोई अर्थ है नहीं है। सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनिग्राम यानी कि स्वनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? ये बताना है। सृजनात्मक चिंतन में क्या होता है? भिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं या भिन्न प्रकार के बच्चों के विचार होते हैं। तो भिन्न प्रकार से जरूर ध्यान रखिएगा। इससे कौन बता सकता है या सही उत्तर बताएं। मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई एक प्रश्न दिया है और आपने उसका आंसर एक ही लिखवाया है, तो ये तो कोई भी बालक बता लेगा। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? नहीं। इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, ये सही होगा। सृजनात्मक चिंतन में क्या होता है? तो बालक के अपने पूर्व अनुभव होते हैं और साथ में उसके नए अनुभव होते हैं। तो ये भिन्न तरीके हो जाएंगे। यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के बारे में यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। देखिए, माइक्रो टीचिंग तो आप लोगों ने किया है, और माइक्रो टीचिंग कितने टाइम के लिए होती है? इसमें 6 सोपान होते हैं, जैसा कि आपको पता है। और ये जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या है? 36 मिनट है। टाइम पीरियड क्या है? 36 मिनट है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण क्या होती है? अब श्रेणीयन शिक्षण होती है, स्केल्ड डाउन टीचिंग होती है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा।
और जो सूक्ष्म शिक्षण होती है ये कितने चरण में पूरी होती है, जैसे कि आपको बताया है 6 सोपान यानी 6 चरण में पूरी होती है। सूक्ष्म शिक्षण कितने चरण में पूरी होती है, 6 चरण में पूरी होती है। इसमें आप पहले क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहले तो आप यहाँ पर पाठ योजना बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले पाठ योजना बनाएंगे, इसके बाद में उसको प्रस्तुत करेंगे, और प्रस्तुत करने के बाद में देखिए पाठ प्रस्तुतिकरण में क्या हो जाएगा, टीचिंग, उसे आप पढ़ाएंगे। उसके बाद में फीडबैक होगा, और इसके बाद में यहाँ पर फिर से आप रीप्लान बनाएंगे, और रीप्लान बनाने के बाद में रीटीचिंग करेंगे। रीटीचिंग करने के बाद में रीफीडबैक होगा। तो ये 6 चरण होते हैं, और इसका टाइमिंग क्या होता है, 36 मिनट होता है। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा, हल से क्या संबंधित है, हल से यहाँ पर क्या संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रणोद प्रणोद अवकलन सिद्धांत, प्रणोद अवकलन सिद्धांत से संबंधित है। मैकडूगल आप सभी को पता है मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, मैकडूगल मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। जो सिगमंड फ्रायड है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है मनोविश्लेषण सिद्धांत से। ये किससे संबंधित है, मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित है, मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित है। इसके बाद में जो मैस्लो है, मैस्लो किससे संबंधित है, आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित है। मैस्लो किससे संबंधित है, आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर आप सभी लोग सीक्वेंस देख पा रहे हैं, बी आंसर आपका सही होगा। एक बार यहाँ पर सूची भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो हल है किससे संबंधित है, प्रणोद अवकलन सिद्धांत से, मैकडूगल मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, फ्रायड मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत से संबंधित है, मैस्लो किससे संबंधित है, आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। अभ्यास का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, थॉर्नडाइक से संबंधित है, थॉर्नडाइक से संबंधित है। तो ये यहाँ पर नहीं होगा। बाकी यहाँ पर हो जाएगा छोटे छोटे पदों का सिद्धांत है, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत है, और पुनर्बलन का सिद्धांत है। और जो थॉर्नडाइक है ये किससे, जो अभ्यास का नियम है, थॉर्नडाइक के अभ्यास का नियम किससे संबंधित है, ये अधिगम से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो अधिगम से संबंधित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन के 5 प्रमुख सिद्धांत है। कौन कौन से 5 प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें लघुपदीय सिद्धांत, लघुपदी सिद्धांत जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे पदों का सिद्धांत है, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत है, तात्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है, और पुनर्बलन का सिद्धांत है, स्वगति का सिद्धांत है, और छात्र परीक्षण का सिद्धांत है। किस अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है ये बताना है। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, क्रिया प्रसूत व्यवहार। जो क्रिया प्रसूत व्यवहार है ये किस सिद्धांत से संबंधित है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है, अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है, तो यह स्किनर से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्किनर से संबंधित है। जो अंतर्नोद है, अभिप्रेरक है, उद्दीपक है, किससे संबंधित है, थॉर्नडाइक से संबंधित है। और इसमें और क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अनुक्रिया है, यहाँ पर अनुक्रिया है, अनुक्रिया है, पुनर्बलन है, पुनर्बलन है, ये भी किस में आएगा, थॉर्नडाइक के एसआर थ्योरी में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, अभिप्रेरक आपने देखा है, अभिप्रेरक है, अंतर्नोद है, और उद्दीपक है। एक इसमें और हो जाएगा अवरोध, अवरोधक, अवरोधक। तो ये 5 पॉइंट जो है ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। निम्न स्थान पर किसको रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संकेत अधिगम। निम्न स्थान पर किसको रखा है, संकेत अधिगम। और यदि आपसे टॉप पर पूछा जाए, उच्च स्थान पूछा जाए, सर्वाधिक उच्च स्थान, उच्च स्थान,
तो उच्च स्थान में क्या हो जाएगा, उच्च स्थान में समस्या समाधान अधिगम हो जाएगा। उच्च स्थान में क्या होगा, समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम हो जाएगा, समस्या समाधान अधिगम होगा। आंसर आपने देखा है यहाँ पर सी सही है। और गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं, गैने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से 8 प्रकार हैं यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आप सभी का संकेत अधिगम होगा। इसके बाद में एसआर लर्निंग यानी कि उद्दीपक अनुक्रिय अधिगम है। इसके बाद में आप सभी की श्रृंखला अधिगम है। इसके बाद में शाब्दिक अधिगम है, बहुभेदन अधिगम है और संप्रत्यय। इसके बाद में सिद्धांत है और यहाँ पर समस्या समाधान अधिगम। तो ये अधिगम के 8 प्रकार किससे संबंधित है, गैने से संबंधित है। नेक्स्ट है शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव, उदाहरण है किसका। ये किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर हो जाएगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उतार चढ़ाव हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, परिवर्तन हो रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसके बारे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यथोचित शरीर संचालन। इसके बाद में हाव भाव, भाव भंगिमा का प्रयोग, भावों का केंद्रीकरण है, स्वरों में उतार चढ़ाव है और मौन। कभी कभी शिक्षक मौन हो जाता है तो बालक सोचने लगता है कि मौन क्यों है, प्रश्न करने वाले हैं या कुछ नया बताने वाले हैं। शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। क्या तत्व नहीं है, यहाँ पर देख पा रहे पुनर्बलन नहीं है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।